7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख अफराद अपने हाथों में बांस की लाठियां लिए हुए यहां मौजूद थे। लाठियां लेने का मकसद किसी मुमकिन हमले से बचाव की तैयारी नहीं था, बल्कि यह मुजामत का इस्तिहारा था। मजमे की तरफ से आजादी के हक में नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि उस दौरान एक फौजी हेलीकॉप्टर जायजा लेने के लिए ऊपर फिजा में महवे परवाज था। विफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब की तकरीर को बराह रास्त नशर करने की हतमी तैयारी कर रहा था। शेख मुजीब ने मजमे से खिताब करना शुरू किया। दर हकीकत ये महज एक सियासी तकरीर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ एक खुला चैलेंज था। बादअज़ां उस तकरीर को बर्रे सगीर में सियासी रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तकरीरों में बड़ा मकाम हासिल हुआ। उस तकरीर के चंद रोज बाद पाकिस्तान के सदर यहिया खान उस मसले का सियासी हल तलाश करने ढाका पहुंच गए। फौरी तौर पर ऐसे इशारे मिल रहे थे कि यहिया खान मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के अवाम के इक्तदार के हवाले करने के मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहे हैं। 23 मार्च को जब शेख मुजीब सदर यहिया से बात करने सदर की रिहायशगाह गए तो उनकी गाड़ी पर बांग्लादेशी झंडा था। वो ये जाहिर करना चाह रहे थे कि वो एक आजाद बंगाली रियासत के रहनुमा बन गए हैं। 25 मार्च की शाम तक ये खबरें फैलना शुरू हो गईं कि सदर यहिया खान अपने वफद के हमरा ढाका से वापस पाकिस्तान आ गए हैं, जिसके बाद रात के 11:30 बजे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो चुका था। सैयद बदरुल हसन अपनी किताब फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख मुजीब की बड़ी बेटी हसीना वाजिद ने उन्हें बताया कि फौज की जानिब से गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने एक वायरलेस पैगाम भेजकर बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था। शेख मुजीब ने कहा था कि मैं बांग्लादेश के लोगों से मुतालबा करता हूं कि वो जहां कहीं भी हो और जो कुछ भी उनके हाथ में है उसके साथ फौज के खिलाफ मुजामत करें। आपकी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी फौज के हर सिपाही को बांग्लादेश की सरजमीन से बेदखल नहीं कर दिया जाता। उसी रात 1 बजे के करीब पाकिस्तानी फौज के चंद एहलकार शेख मुजीब के घर 32 धान मंडी पहुंचे, जहां शेख मुजीब उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। शेख मुजीब के घर के गेट पर पहुंचते ही फौजियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक मकामी सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पर सिक्योरिटी की देखभाल कर रहा था को भी गोली लगी और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। एक फौजी अफसर ने लाउडस्पीकर पर ऐलान किया कि शेख मुजीब हथियार डाल दें। थोड़ी देर बाद शेख मुजीब नीचे आ गए, जहां सिपाहियों ने उन्हें जीप में बिठाया और चले गए। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने वाली टीम के इंचार्ज ने वायरलेस पर पैगाम भेजा कि पिंजरे में बड़ा परिंदा छोटा परिंदा उड़ गया है। बदरुल हसन लिखते हैं कि शेख मुजीब को 3 दिन तक छावनी के आदम जी कॉलेज में रखा गया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में उन्हें मियां वाली जेल में कैद रखा गया। शेख मुजीब तकरीबन 9 माह तक उसी जेल में रहे। दिसंबर 1971 में एक फौजी ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उसी दौरान पाकिस्तान का इक्तदार जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गया, जिनके अहकामात पर मुजीब को मियां वाली जेल से निकालकर रावलपिंडी के करीब एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कुलदीप नैयर अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि मुजीब ने मुझे बताया कि एक दिन अचानक भुट्टो उनसे गेस्ट हाउस पर मिलने आए। मुजीब ने उनसे पूछा, आप यहां कैसे आए? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का सदर हूं। लेकिन मुजीब ने इस पर कहा कि इस ओहदे पर मेरा हक है। इस पर भुट्टो सीधे अपने पॉइंट पर आ गए और पेशकश की कि अगर शेख मुजीब राजी हो जाएं तो खारजा उमूर, दिफा और मवासलात के महकमे मिलकर चलाए जा सकते हैं। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि शेख मुजीब ने कहा कि इस वक्त मैं आपकी तहवील में हूं, मेरे लिए अपने लोगों से मशवरा किए बगैर कोई वादा करना मुमकिन नहीं होगा। बांग्लादेश के साबिक वजीर खारजा डॉक्टर कमाल हुसैन, जो उस वक्त शेख मुजीब के साथ पाकिस्तानी जेल में थे, भी इस बात की तस्दीक करते हैं। उन्होंने बताया कि भुट्टो आखिरी दम तक शेख मुजीब पर पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह के ताल्लुकात कायम रखने के लिए दबाव डालते रहे।
जिस दिन शेख को रिहा किया जाना था और वो लंदन जाने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन मजीद कयाम करें क्योंकि अगले दिन शाह ईरान आ रहे थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। शेख मुजीबुर रहमान समझ गए कि वो शाह ईरान से उन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। इस पर शेख मुजीब ने कहा कि उन्हें भुट्टो की तजवीज कबूल नहीं और ये कि उन्हें गेस्ट हाउस से दोबारा जेल भेजा जा सकता है। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट गए। उन्होंने एक लफ्ज कहे बगैर मुजीब को अलविदा किया और मुजीब भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेजी से जहाज की सीढ़ियां चढ़ गया। 2 दिन लंदन में रहने के बाद मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में रुके। डॉक्टर कमाल हुसैन लिखते हैं, उस वक्त के इंडियन सदर, वजीर आजम इंदिरा गांधी, उनकी पूरी काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और मगरबी बंगाल के वजीर आला सिद्धार्थ शंकर राय शेख मुजीब के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। फौजी छावनी के मैदान में एक जलसा आम में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की जिद्दोजहद में मदद करने पर हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शेख मुजीब ने अंग्रेजी में तकरीर शुरू की, लेकिन उस वक्त स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे बंगाली जुबान में तकरीर करने की दरखास्त की। दिल्ली में 2 घंटे कयाम के बाद मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शेख मुजीबुर रहमान, जिनका पाकिस्तानी जेल में 9 माह गुजारने की वजह से वजन काफी कम हो चुका था, अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे बढ़े, जहां ताजुद्दीन अहमद ने अपने कायद को अपनी बाहों में लपेट लिया और दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने रेस कोर्स ग्राउंड में लाखों के हुजूम के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। शेख मुजीब ने टैगोर का हवाला देते हुए कहा कि आपने एक बार यह शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही रहे, सच्चे इंसान नहीं बने। ड्रामाई अंदाज में मुजीब ने कहा, ए अजीम शायर, वापस आओ और देखो तुम्हारे बंगाली लोग कैसे इन शानदार इंसानों में बदल गए हैं जिनका तुमने कभी तस्वुर किया था। शेख मुजीब ने इक्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू हुई, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी और अकरबा परवरी को हवा मिलने लगी। अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बंगला फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीब की रिहायशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फोन मिलाया। जनरल शफीउल्लाह ने बताया था कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने जनरल शफीउल्लाह से कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, इनको वापस आने का हुक्म दो। मैंने मुजीब से पूछा, क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं? यहां सैयद बदरुल हसन आर्मी चीफ के रवैये पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं, आप अपने मुल्क के सदर से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या आप सोच रहे थे कि वो ऐसी सूरत हाल में घर से बाहर जाएं जब चारों तरफ गोलियां चल रही हों? घर पर हमले के बाद शेख मुजीब बालाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे जब फौजी एहलकारों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। मुजीब मुंह के बल गिरे। उनका पसंदीदा पाइप अभी तक उनके हाथ में था और उसके बाद उस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर उनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहां तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रही, क्योंकि उस वक्त वो घर में मौजूद नहीं थी बल्कि जर्मनी गई हुई थी। बांग्लादेशी फौजी एहलकार मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि वो गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उन्हें मारने आए हैं। उन्हें और उनके अहल खाना को बेरहमी से मारा गया और बाद अज़ां उनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीब के अलावा बाकी सब मकतूल अहले खाना को बनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया गया। मुजीब की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव तंगी पारा पहुंचाया गया।
فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ مجیب کی میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بضد تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ بدر الحسن لکھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے صابن تک دستیاب نہیں تھا اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا اور انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی جس سے مجیب کو مارا گیا، لیکن اسے ستم ظریفی کہا جائے یا کچھ اور، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابا ایک قوم کے لیے آنسو بہانے والے بہت کم تھے۔